भूटान की बात करें तो भूटान को देखकर आप ये समझिए पहले कि इट इज सैंडविच बिटवीन द टू एशियन जाइंट. वन एशियन जाइंट इज चाइना, अनदर वन इज इंडिया. इंडिया एंड भूटान के बारे में कहा जाता है वी हैव फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस. फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस इसका मतलब यह है कि हम दोस्ती से भी गहरी दोस्ती है हमारी. और दोस्ती से भी गहरी दोस्ती इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है. इंडिया और भूटान की बात करें तो हम दोनों 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. 699 किलोमीटर का. ट्रीटी ऑफ सिंचुला हुई थी 1865 में ब्रिटिशर्स एंड किंगडम ऑफ भूटान में. और इस ट्रीटी ऑफ सिंचुला के बेसिस पे हम इंडिया और भूटान का बॉर्डर डिफाइन करते हैं, नोन एज ट्रीटी ऑफ सिंचुला. भूटान की बात करें तो कहा जाता है वी हैव फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस. क्यों? क्योंकि भूटान ऑलवेज एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया. भूटान हैड ऑलवेज एक्टेड विद अकॉर्डेंस टू इंडिया. क्यों? हमारा भूटान से एक सेक्रेड बॉन्ड है. सेक्रेड बॉन्ड वो इस तरीके से है, और ये सेक्रेड बॉन्ड आता कहां से है? 1949 में एक ट्रीटी हुई थी हम दोनों के बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. ट्रीटी का मतलब एक संधि हुई थी इंडिया और भूटान के बीच में. और अगर उस ट्रीटी की बात करें तो ट्रीटी का आर्टिकल 2, क्या? ट्रीटी का आर्टिकल 2 ये बात करता है कि इंडिया मस्ट गाइड द भूटान फॉरेन पॉलिसी. इंडिया मस्ट गाइड द भूटान फॉरेन पॉलिसी. अब आप समझिए एक बात कि कोई कंट्री हमें क्या दे रही है? अपने फॉरेन पॉलिसी मैनेज करने की परमिशन दे रही है. बहुत बड़ी बात है ये. आपने ब्रिटिशर्स के समय पर सुना होगा प्रिंसली स्टेट की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स ही गवर्न करते थे. तो ब्रिटिशर्स का अपना एरिया होता था जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़े होते थे जिनकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिक्टेट करता था? सेम इज विद इंडिया. आर्टिकल 2 1949 का कहता है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का कहता है कि भूटान फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी गाइडेड विद इंडिया. कोई कंट्री हमें क्या दे रहा है? फॉरेन पॉलिसी की परमिशन गाइड करने की. यही ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया और भूटान के बीच में ओपन बॉर्डर्स बनाते हैं. वीजा फ्री ट्रैवल, वीजा फ्री ट्रैवल, पासपोर्ट फ्री ट्रैवल टू एंड फ्रो फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड भूटान, टू एंड फ्रो. सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द सेम आर्टिकल 2 ये फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स की बात करता है. इतना इक्वल ट्रीटमेंट कि जीएसटी रेट जो इंडिया में लगते हैं वही जीएसटी रेट हम भूटान में लगाते हैं. और भूटान से जो ट्रेड होता है उसे इंट्रा स्टेट ट्रेड की तरह नहीं, इंटर स्टेट ट्रेड की तरह देखा जाता है. यानी भूटान जो हमारे 28 राज्य हैं उसकी तरह ट्रीट किया गया है जीएसटी रिजीम में. क्यों? आर्टिकल 2 ऑफ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप डिक्टेटेड, ये कहता है भूटान के बारे में. फिर आप कहेंगे यार मजे हैं इंडिया के. भूटान हमें इतनी आजादी देता है, इंडिया पर इतनी निर्भरता है उसकी. इन निर्भरता का एक कारण है. पहला कारण यह है कि भूटान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है. क्या है? लैंडलॉक्ड. ऊपर अगर भूटान के जाएंगे तो यहां पर ग्रेट हिमालय की बाउंड्री है विद चाइना. ग्रेटर हिमालयाज की बाउंड्री है जिनकी हाइट 4000 मीटर से ऊंची है. एवरेज हाइट 4000 मीटर से ऊंची है. तो भूटान का ट्रेड विद चाइना यानी विद रिगार्ड टू तिब्बत इतना आसान नहीं है जितना आसान उसका इंडिया से है. दूसरा, भूटान का ओनली एक्सेस टू सी इज वाया कलकत्ता और चित्तगांव. चित्तगांव इज इन बांग्लादेश, हल्दिया इज इन कलकत्ता. तो या तो वो
चित्तगांव से कर सकती है या फिर, और इसके लिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भूटान इज लैंडलॉक्ड स्टेट। खाली यही तरीका, यही नहीं है बात। क्यों? क्यों? यूएन क्लॉज है 1980s का, वो कहता है कि कोई भी लैंडलॉक स्टेट को, कोई भी कंट्री जिसके एक्सेस टू सी हो, ये गारंटेड है और फ्री मूवमेंट उस कंट्री को देना पड़ेगा टू एक्सेस टू सी। ये गारंटेड है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज में ये ऑलरेडी गारंटेड है कि यू कांट डिनाई एक्सेस टू सी टू एनी लैंडलॉक स्टेट। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई भूटान एंड इंडिया फ्रेंडशिप इज पार एक्सीलेंस, कि वो हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में अपने फॉरेन पॉलिसी भी गाइड करा रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है। पहले हिस्टोरिकल रीजन देखते हैं, और मैं आपको ऐसी कहानी बता रहा हूँ, बस स्क्रिबल करना है। अगेन मैंने कहा आईआर में कुछ लिखवाने के पॉइंटर्स जो होंगे वो हम नोट्स में दे देंगे आपको, बस यू हैव टू लिसन द स्टोरी एंड जस्ट स्क्रिबल इन द बुक, इन योर नोटबुक। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। भूटान तिबेतियन बुद्धिज्म से आता है, जिसे तंत्रयान बुद्धिज्म भी कहते हैं। और तंत्रयान बुद्धिज्म में, तिबेतियन बुद्धिज्म में एक बहुत बड़े नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनका नाम था पद्मसंभव। पद्मसंभव को सिक्किम में गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, गुरु रिम्पोचे और पद्मसंभव। अगर आप सिक्किम में रुमटेक मोनेस्ट्री देखेंगे, वो भी पद्मसंभव पे ही है, गुरु पद्मसंभव पे ही है। तो 8th सेंचुरी की बात थी। पद्मसंभव स्वात वैली से आते हैं, पाकिस्तान की स्वात वैली से। तो स्वात वैली से नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज एट इट्स जिनिथ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी से जाकर इन्होंने भूटान में एक किंगडम बनाई, द किंगडम ऑफ भूटान। और जब पद्मसंभव, गुरु पद्मसंभव अपना जब देह त्याग करने वाले थे, जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो कहते हैं कि इन्होंने अपना साम्राज्य वांगचुक फैमिली को दे दिया। फ्रॉम दैट डे टू दिस डे वांगचुक फैमिली इज रूलिंग ओवर भूटान। अभी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की शादी हुई है कुछ दिनों पहले, तुम्हें बुलाया गया? गलत बात है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, अब ये भी शादी हुई है, ठीक है। तो वांगचुक फैमिली इज रूलिंग फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम। एक तो ये रीजन है। इसलिए भूटान में अगर देखेंगे तो भूटानीज पीपल हमें अगर भूटानीज पीपल में देखें तो भूटानीज हमें ग्यागर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्यागर। ग्यागर मींस गुरु, क्योंकि गुरु पद्मसंभव इंडिया से ही गए थे, और उसी जगह ग्यागर और ड्रुक कहा जाता है। ग्यागर एंड ड्रुक, ग्यागर इज, ड्रुक मींस स्टूडेंट। तो ये ग्यागर और ड्रुक की रिलेशनशिप है, यानी गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप, जो तब से लेकर आज तक चली आ रही है। इसलिए वांगचुक फैमिली इज टू मच लॉयल टुवर्ड्स इंडिया। खाली यही रीजन नहीं है, ये तो हिस्टोरिकल रीजन है, लेकिन ज्यादा प्रैग्मेटिक नहीं लगता। ज्यादा प्रैग्मेटिक रीजन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में छुपा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे छुपा है कि जब 1949 में जब माओ जेडोंग पावर में आए, चाइनीज प्रीमियर, और कम्युनिज्म लेके आए पूरे चाइना में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया 1949 में, तो इन्होंने सबसे पहले तिब्बत को कब्जाया 1949। इन द सेम ईयर तिब्बत का एक एरिया था ऑटोनोमस जिंजियांग, जो तिब्बत से ऊपर पड़ता है, नॉर्दर्न बाउंड्री, व्यूगर मुस्लिम सुने होंगे आपने, वहां से जिंजियांग को कब्जाया, तिब्बत को कब्जाया। क्यों? माओ जेडोंग की एक 5 फिंगर पॉलिसी है। क्या है?
5 फिंगर। माओ जेडोंग सेकेंड वर्ल्ड वार को जानते थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर से उन्होंने एक बात सीखी और सीखी कि जैसे हिटलर से उन्होंने एक बात सीखी कि जब दो कंट्री के बीच के बॉर्डर फोर्टिफाइड हो, फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस को पता था कि जर्मनी उन पे अटैक कर देगा अल्सैक एंड लॉरेंस से, तो फ्रांस ने अपने बॉर्डर बहुत हेविली फोर्टिफाइड कर दिए, इतने फोर्टिफाइड कर दिए कि जर्मन सेना वहां से आ ही नहीं सकती थी उन फॉरेस्ट, अल्सैक एंड लॉरेंस के फॉरेस्ट से। तो जर्मनी ने, हिटलर ने एक दिमाग लगाया और एक न्यूट्रल स्टेट था बीच में जिसका नाम था बेल्जियम, वो बेल्जियम के ओपन बॉर्डर से क्रॉस करके फ्रांस आ गए। तो माओ जेडोंग की ये बात जो हिस्ट्री का लेसन था, माओ जेडोंग ने अपने कंसेंसस में डाला और कहा कि चाइना मस्ट बिल्ड बफर जोन इन एंड अराउंड डेमोक्रेटिक इंडिया। 1947 में ही ये क्लियर हो गया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी आएगी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी को कैपिटलिस्ट का फिनोमिना बताती है कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब पैसों वालों का लोकतंत्र, मनी एंड मसल पावर का लोकतंत्र। तो माओ जेडोंग ने कहा कि वी मस्ट बिल्ड बफर जोन इन एंड अराउंड डेमोक्रेटिक इंडिया। आज भी चाइना सबसे ज्यादा किसी बात से डरता है तो वो डेमोक्रेसी, क्योंकि फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, शी जिनपिंग, उनसे पहले हु जिनटाओ की पावर को लोग चैलेंज करने लगेंगे। दैट्स व्हाई चाइना इज फियरफुल ऑफ डेमोक्रेसी। आप क्वेश्चन उठाएंगे चाइना में लोग डेमोक्रेसी क्यों नहीं मांग रहे हैं? डेमोक्रेसी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि चाइनाज इकोनॉमी इज डूइंग एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली गुड। तो जब तक रिसेशन नहीं है, दे आर नॉट डिमांडिंग डेमोक्रेसी। एक वक्त जब रिसेशन आएगा, पॉवर्टी आएगी, महंगाई आएगी, एंटी इनकम्बेंसी आएगी, दे विल डिमांड। तो माओ जेडोंग का कहना था चाइना मस्ट बिल्ड बफर जोन इन एंड अराउंड इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का स्पिल ओवर इफेक्ट ये इंडिया से होगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इजंट इट? 140 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी। तो माओ जेडोंग एक कंसेप्ट लेके आया, उसे कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर पॉलिसी का मतलब माओ जेडोंग का कहना था कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, तिब्बत को रखेंगे पाल्म। क्या पाल्म? क्या रखेंगे? पाल्म। एक हाथ बना लीजिए अपने उस पे, रुक जाइए हम भी बना देते हैं, इधर बना देते हैं हाथ, इधर आओ। ये क्या करता है, हाथ डालते ही ऐसे क्यों कर रहा है? मैं ऐसी बना देता हूं, मेरी ड्राइंग ऐसी है वैसी बनाऊंगा, मेरा हाथ है, तुम अपने हाथ पे फोकस करो। इधर 5 फिंगर बना लिए ना, ठीक है। यहां पर मधुमक्खियों ने काट लिया था डिफरेंट डिफरेंट आर्ट में, अंगूठा छोटा हो गया, ठीक है। इंडेक्स फिंगर इतनी बड़ी बड़ी हो गई, मोटी हो गई है, मधुमक्खी ने काट लिया है। चले आगे, माओ जेडोंग की 5 फिंगर, इसमें क्या? तिब्बत इज पाल्म, पाल्म। तिब्बत क्या है? पाल्म है। अक्साई चीन जो 1962 में चाइना ने कब्जा लिया, ये इसका एक पार्ट है। अक्साई चीन नेपाल, भूटान, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का भी पर्टिकुलरली तवांग वैली, तवांग रिवर एंड इट्स वैली, तवांग वैली।
तो चाइना का कहना है दिस इज चाइना हैंड, तिब्बत इज पाल्म, मेक ए बफर जोन इन एंड अराउंड चाइना, इन एंड अराउंड चाइना, बफर जोन, एंड दीज आर हिमालयन स्टेट्स। तो चाइना 5 फिंगर पॉलिसी लेके आया। 1949 में उसने तिब्बत को कब्जा लिया। 1962 में अक्साई चीन की बारी आ गई, और जैसी तिब्बत को कब्जाया गया 1949 में, जिंजियांग को कब्जाया गया 1949 में, भूटान ने कहा अपनी तो कोई औकात ही नहीं है, 5 फिंगर। नेक्स्ट बारी किसकी है? साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद इंडिया, एवरीवन, एंड इंडिया मस्ट गाइड आवर फॉरेन रिलेशन। नेहरू ने एक बात चाइना के बारे में कही थी कि राइजिंग चाइना इज एक्सपेंशनिस्ट चाइना, चाइना राइज कर रहा है, इट इज एक्सपेंशनिस्ट चाइना, ये आसपास की सारी कंट्री में लिबन्स रॉम लेके आएगा, द पॉलिटिकल स्पेस जो हिटलर लेके आया। और अपने जो ड्रैगन्स अपने जब विंग्स फैलाता है तो विंग्स में आसपास की चीजें तबाह करते हुए चलता है। राइजिंग चाइना इज एक्सपेंशनिस्ट चाइना। नेहरू की बात आज भी ठीक है, हम प्रूव करेंगे लेटर इन द लेक्चर। तो भूटान ने सोचा अब किसकी बारी है? दैट्स व्हाई ट्रीटी 1949 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। यहां तक बात क्लियर है। अब न्यू गुरु है इंडिया, ड्रुक है भूटान, गुरु और शिष्य के रिलेशन है, पहले से चला आ रहा है, गुरु पद्म संभव के समय से। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करी हमने। इतनी बोन होमी थी कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की जब फैमिली हुई तो मोस्ट ऑफ द हमारे इंडियन मिनिस्टर्स जो थे प्रेजेंट थे शादी में। जब अटल बिहारी वाजपेयी की देहांत हुआ तो जो सबसे पहले किसी का शोक संदेश आया और जो सबसे पहले इंडिया लैंड करे वो भूटानीज किंग थे। इतनी बोन होमी थी कि 1971 में जब हमने भूटान की यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप की प्रस्तावना रखी, कहा कि भूटान को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो भूटान का गेस्चर ऐसा था कि इंदिरा गांधी को डाइस तक भूटानीज किंग एक्सकॉर्ट करने गए, और जब तक इंदिरा गांधी बोलती रही वहीं खड़े रहे। सीधा रिलेशन ऑफ ग्यागर एंड ड्रूक। वी हैव फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस। लेकिन थिंग्स स्टार्टेड चेंजेड आफ्टर 2007। ट्विस्ट है स्टोरी में। लड़का लड़की थे, मिले, शादी हुई। ट्विस्ट स्टार्टेड आफ्टर द चाइल्ड टर्न ऑफ 5 years। तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम कर लिया करो। थिंग्स स्टार्टेड चेंजेस। तो यही हुआ इन 2007। थिंग्स स्टार्टेड चेंजेस। अब वो थिंग्स कैसे चेंजेस हुए? 2008-7 में डेमोक्रेटाइजेशन की लहर आई भूटान में, और डेमोक्रेटाइजेशन की लहर आई तो भूटान ने कहा वी मस्ट गो फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इंडिया ने कहा बहुत अच्छा, थम्स अप, यू मस्ट गो फॉर डेमोक्रेसी। क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया इज आफ्टर भूटान डेमोक्रेसी? हमें नुकसान हुआ उससे, लेकिन व्हाई वी आर आफ्टर भूटान डेमोक्रेसी? हमने कहा थम्स अप, इंडिया भूटान मस्ट गो फॉर डेमोक्रेसी। क्यों? जल्दी से दिमाग लगाइए, जल्दी से। इंटरनेशनल रिलेशन में उस तरह का दिमाग होना चाहिए आपका, सोचने वाला। हमने कहा भूटान मस्ट गो फॉर डेमोक्रेसी। क्यों? 2008 के इलेक्शन भूटान के हमने कराए हैं, हमारी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। और बताओ, हमने एक एग्जाम्पल देना था कि सी such a small country is adopting the democracy, why not to have a spillover effect?
दुनिया को ये दिखाना था कि देखो चाइनीज, शर्म करो, छोटी सी कंट्री, हिमालयन स्टेट, more than 55% area is surrounded by high hills, mountains. They are going for democracy. Why can't you, idiot? तो ये दुनिया को दिखाना था. तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग आफ्टर 2007. भूटान ने कहा कि डेमोक्रेसी जा रहे हैं. हमने कहा हम सब बिल्कुल जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ. भूटान ने कहा अच्छा, बड़ा खुश हो रहा है, एक काम करो, वी वांट टू अमेंड आर्टिकल 2. हमने कहा ये क्या है आर्टिकल 2? 1949 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप याद नहीं है क्या? और कहा हाँ हाँ याद है. क्या था उसमें? उसमें था इंडिया मस्ट गाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ भूटान. हमें वो फॉरेन पॉलिसी वापस चाहिए. इंडिया ने कहा चलो, पहले तो सोचा बहुत बार, फिर कहा चलो ले लो. योर फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट बर्डन ऑन अस. टेक बैक योर फॉरेन पॉलिसी. भूटान भी खुश, अपन भी खुश. फॉरेन पॉलिसी हमने वापस दे दी और आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट करा, संशोधन करा. क्या करा? अमेंडमेंट. और अमेंडमेंट करके ये कहा इट वाज रिवाइज इन 2007 और कहा कि जब भी हम फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे विद रिगार्ड टू अ एशियन जाइंट, नाम नहीं लिया बस उसका, वी विल कंसल्ट ईच अदर on the matter of national interest and will not allow our territory to use for activity that threatens each other. यानी ना इंडिया अलाउ करेगा, इंडिया तो क्या ही अलाउ करेगा, भूटान भी अपनी टेरिटरी अलाउ नहीं करेगा. एवरीवन, ना इंडिया अलाउ करेगा ना भूटान. इंडिया तो क्या ही अलाउ करेगा, ये ट्रीटी भूटान के लिए थी. Bhutan will not allow its territory to be used against India. Point to be noted. This is very important paradigm. Very, very important paradigm. अब देखते हैं क्यों. अब कहानी आगे चली. एक प्राइम मिनिस्टर पावर में आए जिनका नाम था जिग्मे थिल्ले. क्या नाम था? जिग्मे थिल्ले. वेरी फेमस. आपने ही सुना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. जिग्मे थिल्ले और बान की मून लेके आए थे सन 2011 में. और यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का, वो 2013 से उसे लेके आ रहा है, प्रिंट करता है. अभी 2023 की भी रिपोर्ट आई है. उसमें सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है दुनिया की? हाँ, फिनलैंड. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. 2024 के बाद इससे वेलबींग रिसर्च फाउंडेशन पब्लिश करेगी, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क पब्लिश नहीं करेगा. एवरीवन, ये सब पता होगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर से आप लोग अवेयर रहते हो. तो जिग्मे थिल्ले वही आदमी है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स लेके आए. लोगों ने कहा ये क्या होता है हैप्पीनेस इंडेक्स? तो जिग्मे थिल्ले ने कहा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो करता है ना इंडिया, उसके कारण हिमालयन इकोलॉजी डैमेज हो रही है. लोगों ने कहा अच्छा, तो क्या होना चाहिए? जिग्मे थिल्ले ने कहा इन्वेस्टमेंट वो होना चाहिए जो दुनिया लोगों की जिंदगी में खुशी लेके आए. तो खुशी कैसे आएगी भाई? माँ की तरह दुलारेगा क्या इन्वेस्टमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर कहेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट वो, डेवलपमेंट वो लेके आएंगे जो सस्टेनेबल होगा. वी आर द फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी. सेस्मिक जोन पर है हम. 2015 का अर्थक्वेक देखा है हमने नेपाल में, सेस्मिक प्रोन जोन में है. इन्वेस्टमेंट वही होगा जिससे जिंदगी में खुशी आए, डेवलपमेंट होगा. कि वर्ल्ड में हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिच जीडीपी. हाँ, बहुत रिच है, लेकिन लड़का लड़की अगर सुसाइड कर रहे हैं तो ऐसी जीडीपी का कोई फायदा नहीं है. एवरीवन, तो हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जिग्मे थिल्ले ही थे. तो 2008 में एक आदमी पावर में आया जिसका नाम था जिग्मे थिल्ले. अब आ जाते हैं 2010-11.
10-11 में एक बात हुई, G20 का समिट चल रहा था। किसका? G20 का। हु जिनटाओ थे पावर में, सी जिनपिंग 2013 में आए हैं। सी जिनपिंग सब जानते हैं ना, चाइना के प्रीमियर हैं, चाचा के लड़के नहीं है, चाइनीज प्रीमियर है। एवरीवन, हु जिनटाओ पावर में थे, चाइनीज कॉन्सुलेट थी पूरी। G20 का समिट चल रहा था। भूटान G20 का मेंबर तो है नहीं, लेकिन भूटान को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारी कंट्री ओवरसीयर भी होती है, तो भूटान गया हुआ था। चाइनीज एम्बेसडर आए और भूटान के पीएम को घेर लिया। बेचारा ने कहा आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों घेरा गया? जिग्मे थिल्ले से हर किसी ने हाथ मिलाया। हु जिनटाओ आया और हु जिनटाओ ने जिग्मे थिल्ले के साथ कहा एक फोटो सेशन, सेल्फी। बाप रे, हु जिनटाओ फोटो खिंचवाने आए हैं। जिग्मे थिल्ले बहुत खुश, खुश बिल्कुल मजे में चल रहे हैं। इंडिया घबरा गया। इंडिया ने कहा ये क्या है भाई, ये क्या है? भूटान के साथ फोटो, फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस, फोटो, बाईपास। इंडिया को बहुत दुख, दर्द। बात चलने लगी और भूटान और जिग्मे थिल्ले और चाइना के बीच में फ्रेंडशिप होने लगी। अब फ्रेंडशिप वो कैसे हुई, समझिए इस बात को कि आप समझिए 2011 का वाकया है ये, 2011 का। अब हुआ क्या, भूटान के इससे पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं था भूटान में चाइना का। अब 2011 के बाद चाइनीज एम्बेसडर भूटान जाने लगे। इंडिया फिर घबराया। हर मीटिंग पे चाइनीज एम्बेसडर आते थे, हमें बड़े प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम होगी भी। फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस, और उसके पीछे रीजन है, जियोपॉलिटिकल रीजन है। हमने कहा ये क्या चल रहा है? बार बार उन्हें मेल करे, फोन उठाता नहीं है, उठा के रख देता है, एंगेज कर देता है, फोन नहीं मिलता। फिर ईमेल भेज रहे हैं, कहते हैं इंटरनेट में प्रॉब्लम है, फाइबर ऑप्टिक्स खराब चल रहा है इसलिए क्लास नहीं चल रही। हमें और प्रॉब्लम, ईमेल भेजे, एम्बेसडर भेजे तो बात ना करे, तो थोड़ा वेट करेगा, हमें और प्रॉब्लम। 20 मीटिंग हो गई। कितनी? 20। इंडिया ने कहा वर्स्ट नाइटमेयर में भी कमिंग, ये तो बहुत बुरा है, वर्स्ट नाइटमेयर। हमने उससे पूछा, एक बार फोन गलती से उठा लिया, हमने कहा अरे फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। हमने कहा कुछ नहीं है, एंगेज अलाइन, बिजी थे। तो इन्होंने कहा क्या वो, कहाँ बिजी हो, क्या बात चल रही है? अरे कुछ नहीं, 20 बसें खरीद रहे हैं, 20 बसें। तो उनका 20 बसों के लिए 22 मीटिंग। तो फोन ओवर फोन भी हो सकती थी, कॉल अ फ्रेंड भी हो सकती थी। हमारे पास भी बसें हैं, अशोक लेलैंड, व्हाई नॉट अस? ना 20 बसें खरीद रहे हैं। इंडिया समझ गया कुछ दिक्कत चल रही है। 22 मीटिंग, 20 बसें खरीदने के लिए, दिस इज प्रॉब्लमैटिक। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्यों चल रही है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा पॉलिटिकल मैप से। अब है क्या कि अगर आप देखें तो बचपन में हमें एक चीज सिखाई गई है, वो चीज सिखाई गई है कि बेटा जब भी मैप बुक से मैप काटो, बचपन में मैप बुक से मैप काट लेते थे ना, या फिर देखा होगा जो कार्बन कॉपी होती थी उस पर बनाकर काटते थे मैप कॉपी से। तो मदर और टीचर एक बात कहती थी कि बेटा सिक्किम और भूटान पे हाथ रख ले, सिक्किम पे तो जरूर रख लियो, अगर गलती से सिक्किम का थोड़ा सा कट गया तो नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। ये बात हमारे इंडियन एम्बेसडर्स को भी पता है, दैट सिक्किम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मुर्गे की गर्दन है
22 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कट जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाए। एवरीवन, तो मम्मी जो बात बताती थी वो हमारे एम्बेसडर भी जानते हैं, तो मम्मी की बात माना करो, पहला लेसन। तो इंडिया ने कहा मम्मी की बात तो मानी है हमने, सब मम्मी के ही तो लड़के हैं, समझ में आया। तो हमने कहा वर्स्ट नाइटमेयर में भी कमी। अब वर्स्ट नाइटमेयर क्या है? तिब्बत की बात करें जो 1949 में कब जाया गया है। तिब्बत देखा जाए तो भूटान के नॉर्थ वेस्ट तक आता है, यहां तक चुंबी वैली तक। कहां तक? चुंबी वैली तक। चुंबी वैली, अगर चुंबी वैली ऑलरेडी यहां पर देखिए, यहां पर चुंबी वैली है, क्या है यहां पर? चुंबी वैली, ये ऑलरेडी चाइना का पार्ट है। ये जो एरिया है इतना इतना, ओनली दिस वन, दिस इज नोन एज डोकलाम। क्या कहते हैं? डोकलाम। एक्चुअली में डोकाला प्लेटू है, यहां पे पास भी है और प्लेटू रीजन है। डोकाला कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डोकाला या डोकलाम, एक ही बात है। चुंबी वैली से डोकला और ये आ जाता है फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या आ जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब प्रॉब्लम ये है कि आप समझिए, ये डोकाला जो है बेटा, ये अराउंड 60 किलोमीटर का एरिया है। कितने किलोमीटर का? 60 किलोमीटर का। अभी बताते हैं, हाँ जी, 60 किलोमीटर का एरिया है। और डोकलाम लिख लीजिए, कितना है डोकलाम प्लेटू? लिख लीजिए, डोकलाम प्लेटू इज अराउंड 269 स्क्वायर किलोमीटर, 269 स्क्वायर किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर इन लेंथ। 60 किलोमीटर इन लेंथ। ये जो एरिया है ये 60 किलोमीटर इन लेंथ है और 269 स्क्वायर किलोमीटर। एवरीवन, किलोमीटर स्क्वायर कह दीजिए, स्क्वायर किलोमीटर, वन एंड द सेम थिंग। एवरीवन, और ये चुंबी वैली यहां तक चाइना ऑलरेडी है। अगर ये 269 या 60 किलोमीटर का एरिया अगर चाइना को दे दिया जाए, गलती से भूटान दे दे, तो उसके पास बस ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो उसे क्रॉस करना है। और एक बार ये क्रॉस हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे अलग होगा? अभी बताते हैं हाइपोथेटिकली कैसे अलग होगा और क्यों हमारी इंडियन आर्मी, एयर फोर्स या पूरी हमारी आर्म फोर्स इसको लेकर इतनी चिंतित है, इतनी प्रॉब्लमैटिक है ये जो। अभी देखते हैं, रुक जाओ। तो अभी देखा जाए तो 60 किलोमीटर का बफर जोन प्लस 22 किलोमीटर का बफर जोन, टोटल कितने किलोमीटर हो गए? 82 किलोमीटर का बफर जोन इंडिया एंड चाइना में बनता है। अगर ये हटा दोगे तो ओनली 22 किलोमीटर का बच जाएगा। एवरीवन, हाँ जी, तो हमें लगता है ऐसा कि ये 22 किलोमीटर का एरिया चाइना कैप्चर कर लेगा। ठीक, सन 2013 में इलेक्शन थे भूटान में, जिगमे थिल्ले पावर में थे। इलेक्शन से कुछ दिनों पहले भूटान ने एक मैप पब्लिश करा और उसमें डोकलाम को चाइना का पार्ट दिखा दिया। ई का बवंडर है रे, चाइना का पार्ट डोकलाम को। अब इंडिया ने एक प्लॉट रचा। भूटान के जो 5 ईयर प्लान हैं, अभी 13 5 ईयर प्लान चल रहा है, 5 ईयर प्लान है, वो सारा फंड इंडिया करता है। अराउंड 80% ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ भूटान इज फंडेड बाय इंडिया। पहले तो ये 100% था। 80% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट भूटान को होता है, पर्टिकुलरली एनर्जी रिसोर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो भी इंडिया ही करता है। फल सब्जियां जो भूटान जाती हैं वो भी इंडिया ही भेजता है। तो इंडिया ने कुछ नहीं किया,
केरोसिन और पेट्रोलियम सब्सिडी हटा दी 2013 में इलेक्शन से पहले। और जैसी सब्सिडी हटा दी तो पेट्रोलियम का कास्केडिंग इफेक्ट होता है। 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने का मतलब प्याज से लेकर आलू से लेकर हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चीज एनर्जी सोर्स पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे कोचिंग सेंटर। बस अपने पे ही फर्क नहीं पड़ रहा इसका। में पढ़ लेते हो। इधर आओ, जोक सपाट, इधर आओ। तो कहने का मतलब कास्केडिंग इफेक्ट है पेट्रोलियम का, और कास्केडिंग इफेक्ट था तो 2013 में हमने जैसी पेट्रोलियम सब्सिडी एंड करी, पूरे भूटान में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। महंगाई के कारण लोगों ने कहा कि जिग्मे थिल्ले को पावर में लाना बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल पार्टी चाइना की तरफ जाता है और हमारी डिपेंडेंसी इंडिया की तरफ जाता है। तो हुआ कैसा, जैसी कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, महंगाई हुई, पीएम चेंज हो गया। लोटे स्ट्रिंग पावर में आए। कौन आया? अभी भी यही पावर में है। जिग्मे थिल्ले को रिप्लेस करके लोटे स्ट्रिंग पावर में आए। इससे पहले भी रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के रहे हैं। तो ही इज प्रिसीडेड बाय टेसरिंग वांगचुक, और इस समय लोटे स्रिंग है। यानी यही पॉलिटिकल पार्टी 2013 से पावर में है, पॉलिटिकल पार्टी यही है। अब करंट प्राइम मिनिस्टर ये है लोटे स्रिंग। लोटे स्रिंग की पार्टी पावर में आई। जब पावर में आई तो सबसे पहले उन्होंने काम करा कि मैप जो था, मैप को रेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? रेक्टिफाई। जिग्मे थिल्ले ने कहा अरे हमें पॉलिटिकल पावर से हटा दिया। एक न्यूज़पेपर है भूटान का, कौंसल, क्या नाम है? कौंसल। दिस इज योर कौंसल। दिस इज योर कौंसल। कौंसल में जिग्मे थिल्ले ने इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें लिखनी चालू कर दी। कलरफुल लैंग्वेजेस, गुड एंड जेंटल वन। ही यूज कलरफुल लैंग्वेजेस। इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया इज प्रोटेक्शन, इंडिया इज इंटरवेंशनिस्ट पावर। इंडिया दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। नेपाल ने भी हाथ खड़ा कर दिया। यस यस यस, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। इंडिया हैज द बिग ब्रदर एटीट्यूड। इंडिया के नेपाल ने कहा इंडिया न्यू ब्राउन इंग्लिश मैन, इंडियन ब्यूरोक्रेट, न्यू ब्राउन इंग्लिश मैन हैज द बिग ब्रदर एटीट्यूड। नेपाल के हाई कमिश्नर में ये ऐसे बैठते हैं कि जैसे नेपाल के राजा हैं। एवरीवन, इंडिया हैज अ बिग ब्रदर एटीट्यूड। नेपाल ने भी हाथ खड़ा, भूटान ने भी, और ऊपर कर दिया। पीएम मोदी पावर में आए 2013, एक साल पहले जब सी जिनपिंग पावर में आए 2013, पीएम मोदी पावर में आए और पीएम मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी। सबसे पहले उन्होंने भूटान के पीएम को भी इनवाइट किया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमारा रिपब्लिक डे पैरेड था, उसमें हमने इनवाइट करा नेपाली प्राइम मिनिस्टर, नेपाली किंग को, नामग्याल वांगचुक को। वांगचुक किंग है। अब आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है भूटान, इससे पहले ये मोनार्की थी खाली, आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जस्ट लाइक वी सी इन यूके। तो इन्हें इनवाइट किया। जिग्मे थिल्ले ने काउंसिल में लिखा गलती से भी मत चले जाना। पूरी भूटानीज पीपल ने पूछा क्यों नहीं चले जाना। उन्होंने कहा ये सेकंड हैंड इनविटेशन है, ये तो सुल्तान और ओमान को बुला रहे थे, वो नहीं आया तो सेकंड हैंड इनविटेशन तुम्हें दे दिया। ऐसी ऐसी बात वो भूटानीज न्यूज़पेपर में लिखता था।
और एंटी इंडियन सेंटिमेंट बनवाता था। चुनाव हुए, पावर में दूसरी गवर्नमेंट आई, हमने जिगमे थिल्ले को बुलाया और कहा क्यों उतना नाराज हो हमसे, क्या हुआ, साथ बैठते हैं, साथ बैठ के सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें लड़ाई की क्या जरूरत है। हमने कहा वी आर फ्रेंड्स, वी हैव फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस, समुद्र से गहरी, आसमान से ऊंची, ये प्यार नहीं मोहब्बत है। भूटान ने कहा हाँ ये तो है। अब बात ये हुई, पूछा गया क्यों ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या हुआ, क्यों नाराज हो ऐसे कर रहे हो। उसने बताई कहानी आप बीती। उसने कहा देखो भाई, आप इस बात को समझ नहीं रहे हो कि चाइना ने हमारे साथ क्या क्या किया है। देखा क्या हुआ, क्या किया है। तो उन्होंने कहा एक, वो 3-4 बातें कह रहे हैं ये 60 किलोमीटर का 269 किलोमीटर का 269 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमें डोकलाम का दे दो, ये यहां से डोकलाम का दे दो, हम आपको ये जो नर्दर्न एरिया, हमने नर्दर्न एरिया जो है उसका क्लेम हम आपसे छोड़ देंगे। किसका क्लेम छोड़ देंगे? नर्दर्न एरिया का क्लेम छोड़ देंगे, जो इस एरिया से बहुत ज्यादा है, 469 स्क्वायर किलोमीटर के करीब का है, इसका क्लेम छोड़ देंगे। तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, पूरे भूटान में लोग कहने लगे कि क्यों, इसे ले लो, ये तो फर्टाइल लैंड है, ये तो बैरन लैंड है, हम क्या करेंगे इसका, कोई लोग नहीं रहता है यहां पर अपना आदमी रहता है, इस एरिया को लो। लेकिन फिर भी मैंने क्या कह दिया, इंडिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप पार। फिर चाइना ने दूसरा ऑफर दिया हमें, तो इंडिया ने पूछा क्या क्या ऑफर दिया। तो हमने कहा कि चाइना ने हमसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारी इकोनॉमी है ना इंडिया पे डिपेंडेंट है, कब तक ये घुट घुट के जियोगे, एक काम करता हूं, मेरा एक प्रोजेक्ट है। भूटान ने पूछा वही BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हमने कहा हाँ हाँ वही प्रोजेक्ट है अपना। उनका ये जो 62 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, 62 कंट्रीज ने, इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है, 62 कंट्रीज के मार्केट का एक्सेस मिलेगा। बेचो अपना भूटानी सामान, बेचो रोडोडेंड्रन का जूस, बुरांस का जूस, सबको पिलाओ। हृदय रोग में बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप को अच्छा रखता है, ब्लड प्रेशर। OBOR, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पता है ना, चाइनीज का ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। हमने कहा BRI में दे देंगे तुम्हें, चाइना को। चाइना ने कहा, भूटान ने कहा नहीं, फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस, दोस्ती समुद्र से गहरी और आसमान से ऊंची। हमें रोना आ रहा था, उनका देखो क्या बीती है इसकी। फिर चाइना ने कहा चलो तीसरा ऑप्शन देते हो, तीसरा ऑफर। चाइना दिखा, देखो मालदीव, अब्दुल्ला यमीन की गवर्नमेंट है, तो कितना डेवलप कर रहा, इतना डेवलप कर रहा है कि एक जमाने पे मालदीव कुछ दिनों पहले तक लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता था, आज उसका टैग वो लीस्ट डेवलप कंट्री का खत्म हो गया है। देखो चाइनीज टूरिज्म ऐसा फैला हुआ है कि पानी के अंदर होटल बना देता है, समुद्र के नीचे होटल, मछलियों को तैरता हुआ देख रहा है बेडरूम से, फुल मजा आ रहा है। हमने कहा भूटान, चाइना ने कहा भूटान एक नंबर बना देंगे, एक नंबर टूरिज्म, द वर्ल्ड टूरिज्म विल फ्लो टू द भूटान। भूटान ने फिर कहा फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस। चाइना ने कहा यार ये बड़ा बेशरम है, ऐसे नहीं मान रहा। फिर चाइना ने कहा एक बात बताऊं, मैं पता है कितनी बड़े एशियन जाइंट पावर हूं, कितनी बड़ी एशियन जाइंट, अपना अगर हाथ का अंगूठा रख दूंगा ना यहां पर,
भूटान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी एशियन पावर हूं, जितनी तेरी इकोनॉमी है उतना हमारी एक मोहल्ले की इकोनॉमी है। इतनी बड़ी पावर, अंगूठा रख देना मतलब भूटान का अस्तित्व खत्म हो जाना। भूटान ने कहा डरा रहे हो, चाइना ने कहा हाँ डरा रहा हूं। भूटान ने कहा नहीं, मैं नहीं डरूंगा, फ्रेंडशिप पार। चाइना ने कहा यार बड़ा बेशरम है, डर नहीं रहा है, फिलीपींस की तो हिम्मत नहीं है हमारे आगे बोलने की। यूएस की टेरिटरी रही है, आज भी यूएसए पे डिपेंडेंट है। वो पगलू नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन बस अपने से ही डरता है दुनिया में। ये देखो, छोटा सा देश, मुट्ठी भर, अंगूठे जितना। चाइना ने कहा एक काम कर, नहीं मानेगा ऐसे। पहले तो हम चुंबी वैली क्लेम कर रहे थे, हम नॉर्थ का एरिया क्लेम करेंगे। तवांग क्लेम कर रहे थे ना, वो भी क्लेम करेंगे। तवांग के सार पूरा ईस्टर्न क्लेम करेंगे। और तेरे में इतनी पावर नहीं है कि तू इस क्लेम को डिक्लाइन कर सके। क्या कर सके? डिक्लाइन। अरे कहां गया बेटा? इधर। तू किस क्लेम को डिक्लाइन कर सके। ये सब एरिया चाइना ने क्लेम करे धीरे धीरे। कभी 2020 में क्लेम करे सक्तांग का एरिया, उससे पहले क्लेम करे वेस्ट का एरिया, उससे पहले क्लेम करे नॉर्थ का एरिया। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सारे फ्रंट खोल देंगे। हिम्मत नहीं है डोकलाम को बचा लेगा। ये 269 स्क्वायर किलोमीटर है ना, तू मुझे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर देगा। तेरे में हिम्मत नहीं है हमारे क्लेम्स के अगेंस्ट बोलने की। भूटान ने कहा फ्रेंडशिप पार। जिनमें थिल्ले का पूरे पूरे भूटान में मेरा इतना विरोध हो रहा था, इतना विरोध हो रहा था कि मैंने सोचा किसी तरह से लोगों को पैसिफाई करने के लिए मैप छाप दो, इलेक्शन जीतेंगे फिर बाद में देखेंगे। मैंने मैप छाना, आपने मुझे हटा दिया। इन्होंने कहा सो नहीं सकती मां, गलती, माफ करो, गलती हो गई, गलती हो गई। भूटान, चाइना ने कहा ये बेशरम ऐसे नहीं मानेंगे। चाइना ने बेशरम कहा, हम नहीं कर रहे बेशरम, हमारे तो अच्छी कंट्री। चाइना ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, ये कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। बताओ, एक छोटी सी कंट्री हमें मजा चखा रही है, इतने सारे ऑफर देने के बाद डिनाई कर रही है। तो हुआ क्या? चाइना अपना लाओ लश्कर लेकर चुंबी वैली आ गया, साथ के साथ डोकलाम में आकर कंस्ट्रक्शन करने लगा। क्या करने लगा? कंस्ट्रक्शन। China, in the meantime, is stepping up the rhetoric on Doklam and has once again called for immediate and unconditional withdrawal of Indian troops from the region. Chinese experts and officials have also indicated that a small-scale military operation to remove the Indian troops is possible within 2 weeks. The Chinese Defense Ministry spokesperson said, I quote, China urged India to immediately pull back the trespassing troops to the Indian side of the boundary and called on them to swiftly address the situation in a proper manner to restore peace and tranquility in the border region. End quote. However, India's External Affairs Minister said that war was not a solution. China has said that India has adopted an immature policy toward the country in recent years. Reports suggest that the Chinese foreign minister has said that China had notified India about roadworks through the border meeting mechanism on both May 18th and June 9th, but added that India didn't respond. Chinese officials have also been quoted as आगे देखते हैं डोकलाम को। conversations are failing. तो 16 जून 2017 का दिन था। 16 जून 2017 चाइना अपना लाल लश्कर लेकर चुंबी वैली आ गया और साथ के साथ डोकलाम में कंस्ट्रक्शन करने लगा। भूटान ने कहा ये क्या है अब? और लिटरली
चाइनीज मिलिट्री ने भूटान की बेचारी छोटी सी आर्मी धक्का देके, भूटान ने फोन करा एम्बेसडर से हमारे को डायरेक्ट कि ये आ गया है। तो कौन आ गया है? चाइना, ड्रैगन एक्टर्स इन द रूम। हमने तुरंत अपनी सिक्किम बटालियन डोकलाम में भेजी। 16 जून 2017 की बात है। तुरंत हमने अपनी सिक्किम बटालियन कहां भेजी? चाइना ने कहा ये किसे बुलाया है? भूटान ने कहा इंडिया ने। इंडिया से पूछा भाई क्या मतलब, कहां कहां किस बात पे? ने कहा तुम किस बात पे? तो चाइना ने कहा यहाँ हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये तुम किस बेस पे आए हो? इंडिया ने कहा वी आर इनवाइटेड बाय द कंट्री हुज टेरिटरी यू आर कैप्चरिंग, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। चाइना ने कहा अच्छा इतना वो? हाँ, हमने कहा हाँ इतना वो। चाइना ने कहा बाहर निकलो जाओ। हमने कहा तू बाहर निकल, भाग यहां से। इंडिया ने, चाइना ने कहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। इंडिया ने कहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। 2 महीने, कितने? 2 महीने, 1 वीक 5 डेज, यानी 73 डेज वहां दोनों बैठे, आई बॉल टू आई बॉल, नजरों से नजर, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, आंखों से आंख। कुछ लोग कहते हैं कि बाजवा द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मजाक में कहते हैं। अगर गलती से बीच में जाकर 2 दोस्तों में आपस में लड़ाई हो रही है, पीछे से एक गाली आई, मां की गाली नहीं देनी चाहिए थी, मां की गाली नहीं देनी चाहिए थी, जितना पत नहीं पकड़, बाजवा मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मजाक है वैसे। 2 मंथ 1 वीक और 5 डेज 73 डेज, यानी दे आर ऑन द आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट। 73 डेज। इंडिया ने कहा तू जा पहले, चाइना ने कहा तू जा पहले। कहा दोनों नहीं जाएंगे, चलो अंतराक्षी खेलते हैं। पहले ऐसा आ आ आ कबूतर आ, जा को आ बना दो, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट 73 डेज। एवरीवन आगे चले, आई बॉल टू आई बॉल, और कोई फिक्र करो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट था, इंडिया की पीठ थपथपाई यूएसए ने, लगा रहे पीठ थपथपाई, काम चाहिए। हमने कहा नहीं हमारा लड़ाई का कोई मूड नहीं है। तो मूड बनाओ, क्या दिक्कत है? आम चाहिए हम देंगे, जापान भी आ गया, पैसा चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक विल गिव यू। कहा ठीक है, पैसा भी मिल रहा है, आराम से भी मिल रहा है। हमने कहा हमारा कोई लड़ाई का मूड नहीं है। चाइना ने कहा जा यहां से, हम कहा हम नहीं जा रहे यहां से, तुम निकलो यहां से, वी हैव मच टू लूज हियर। चाइना ने कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने बताया था 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना, माओ जेडोंग को हम जानते हैं, तिब्बत, अक्साई चीन, नेपाल, भूटान, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। डोकलाम का मतलब है यहां सलामी स्लाइसिंग, और इसका मतलब है 3 फिंगर इज कट फ्रॉम इंडिया। इतना बड़ा लेवरेज इंडिया नहीं ले सकता। 3 fingers are cut from the India. We know the 5 finger policy of Mao Zedong. चाइना को कहा तू जा, इंडिया ने। चाइना का मैं तो चला जाता, लेकिन यूएसए ने पीठ थपथपाई थी। दुनिया में सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया आ जाएगा, कहेगा चाइना तो डर गया, मैं रही जाऊंगा, भूल के नहीं जाऊंगा। और एक बात पता चल गया, डर गया तो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला वो प्रोटेस्ट करेगी तिब्बत में। जिंजियांग में यूगर मुस्लिम कहेंगे देखो डर गया, वो प्रोटेस्ट करेंगे। हांगकांग आजादी मांगेगा,
ताइवान कहेगा कौन है भाई तू? सबके पर निकल जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। दुनिया क्या कहेगी? इंडिया ने कहा मैं भी चला जाता, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। आज आसियान कंट्री इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस मेरे से एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर रही है कि देखो आई बॉल टू आई बॉल, एक ही आदमी है जो नजर से नजर मिलाकर चाइना को औकात याद दिला सकता है, वो है इंडिया। डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं अपने, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बंद कर दूंगा मैं। जो भी चाइना का दुश्मन अपना दोस्त, सारे दोस्तों के मैं, लोग क्या कहेंगे मुझे? भाग गया, मैं नहीं जाऊंगा। चाइना ने कहा यार ये भी नहीं जा रहा, हम भी नहीं जा रहे, बैठो। 73 डेज बैठे रहे दोनों में बात चलती रही। दोनों ने कहा हम नहीं जाएंगे, वी हैव मच टू लूज हियर। चाइना ने भी कहा वी हैव मच टू लूज हियर। अरे आवाजें उठने लगेगी डेमोक्रेसी की। चाइना भाग गया वहां से, क्या कहेगी दुनिया? नहीं। लेकिन एक चीज थी 73 डेज में, एक चीज पता चल गई दुनिया को, द डोर्स ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज क्लोज्ड। वरना 73 डेज में लड़ लेते। वाई इट इज क्लोज्ड? उसके कुछ रीजन है। उसके रीजन ये है, सबसे पहला रीजन है बोथ आर न्यूक्लियर डेटरेंट। और न्यूक्लियर डेटरेंट का आप मतलब बस ये समझते हैं कि पोजेसिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज न्यूक्लियर डेटरेंस, तो आप गलत है। न्यूक्लियर वेपन के साथ डिलीवरी व्हीकल का होना बहुत जरूरी है। तो चाइना को पता है कि इंडिया कैन अटैक इंडिया कैन अटैक संघाई, इंडिया कैन अटैक बीजिंग। और मीडिया ने जब चाइना को यह बताया कि इंडिया कैन अटैक बीजिंग, इंडिया कैन अटैक संघाई, तो चाइना ने कहा झूठ है, पल्ली झूठ है। तो लोगों ने पूछा क्यों झूठ है? उसके पास अरिहंत है, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, अग्नि 5 है, 5000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके पास ब्रह्मोस है, क्रूज मिसाइल है, 500 केजी तक का मटेरियल 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ले जाती है। इंडिया इज न्यूक्लियर ट्राइड। चाइना का झूठ है, झूठ है। 300 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, ये सब झूठ है। तो चाइना से पूछा सच क्या है? चाइना ने कहा इंडिया कैन अटैक मार्स, इंडिया कैन अटैक मून। वो जब चंद्रयान 3 भेज सकता है मून पर, तो बीजिंग तो फिर भी बगल में है। ये तो झूठ है कि बस 5000 किलोमीटर की हमारी रेंज है। वो PSLV, GSLV, LV3, मैक 3 का जब नाम चेंज हो गया LV3, जो मून तक सैटेलाइट भेज सकती है, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन ले जाना बीजिंग तक कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया कैन अटैक मार्स ऑर्बिटल मिशन, इंडिया कैन अटैक मून। अभी तो आदित्य L1 भी भेज रही है। तो चाइनीज नो दिस कि इंडिया इज मच मोर न्यूक्लियर डेटरेंट। अब APJ अब्दुल कलाम ने एक बार पूछा गया APJ अब्दुल कलाम से, पृथ्वी 3 की आई थिंक टेस्ट फायर हो रहा था, उसका लॉन्च हो रहा था। टेस्ट फायर जो देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो APJ अब्दुल कलाम से ही वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ हिम। तो उनसे पूछा गया कि पृथ्वी 3 न्यूक्लियर मिसाइल डिलीवर कर सकती है? तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा आंसर सिंपल है, इट कैन डिलीवर फ्लावर्स इफ यू वांट। तो न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, कैन पृथ्वी 3 इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द न्यूक्लियर वेपन? तो APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा माय आंसर इज सिंपल, इट कैन डिलीवर द फ्लावर्स इफ यू वांट। ये आपके ऊपर है, आप क्या मांग रहे हैं आपसे। तो 73 डेज आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन,
चलता रहा और डोर ऑफ डायरेक्ट कंफ्रंटेशन क्लोज हो गए। अब बात यह है 73 डेज बाद यह होने लगा कि अब डिसएंगेजमेंट होगा, डिसएंगेजमेंट की बात होने लगी। अब इंडिया और चाइना में जाए कौन, क्योंकि जो भी पहले जाएगा दुनिया में ये हो जाएगा, देखो चला गया। और लिंग्विस्टिक मीडिया तो इंडिया में ज्यादा है, वो तो ये दिखाएगी देखो देखो वापस आ गया वापस आ गया। उसे उसका दिमाग इतना नहीं है, वो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक समझते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट इन ओरिएंटेशन, जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रियलिज्म का कुछ समझ ही नहीं है। तो तू बस लिंग्विस्टिक मीडिया, वो तो खाली खबर चलाएगी, हार गया हार गया हार गया, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इंडिया ने कहा, चाइना ने कहा कैसे वापस जाया जाए। इंडिया ने कहा एक काम करो, वापस नहीं जाओगे ना तो एक काम करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर भेजा चाइनीज एम्बेसडर्स को और कहा आपको पता है एक बात, 56 सेकंड में जब सेल चलती है अमेजोन में तो 3 से 4 लाख मोबाइल फोन 56 सेकंड में बिक जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। पता है आपको ये बात? दुनिया की बिगेस्ट सेल हो जाती है। एक तो टकला है, वो तो अमीर ही इंडिया से हुआ है, समझ तो गए होगे, मैं भी टकला ही हूं, मैं ये आर्टिफिशियल है, तो अमीर ही इसी चीज से हुआ है। टकला हमारे यहाँ अच्छा वर्ड होता है, पति को भी प्यार से टकला ही कहते हैं। इधर तो 56 सेकंड में रिकॉर्ड बन जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, हर्ट्स योर डेविल देयर वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, द ड्रैगन हर्ट्स द मोस्ट इन द इकोनॉमी। तो हमने कहा ये ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एमआई 2 दिन के अंदर यहां से बोरिया बिस्तर पैक करो निकल लो। चाइनीज कंपनी ने प्रेशर बनाया चाइना पर कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं हमें। अरे सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी ही तो इंडिया है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें भी अगले 30 साल वन ऑफ द मोस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिसमें से लोग कहते हैं हमने बहुत सारे साल वेस्ट भी कर दिए, आगे और वेस्ट होगा। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड में इंडिया को स्वर्णिम इतिहास बनाना चाहिए था, वो हम मिस कर जाएंगे, वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। तो चाइनीज एम्बेसडर्स को जब ये गया तो चाइनीज ने कहा रुकने में फायदा है। तो समय ढूंढा गया, कौन सा समय हो जो जिसमें डिसएंगेजमेंट किया जाए, क्योंकि लिंग्विस्टिक मीडिया ऐसे छोड़ेगी नहीं, वो हमेशा ये खबर चलाएगी आ गई आ गए आ गए आ गए, हार गए हार गए। मैं नहीं मानूंगा, खबर चलाएगी। तो खबर दी, वो जो टाइम प्रोवाइड किया, वी मस्ट बी थैंकफुल टू दिस मैन, जिन्होंने हमें एक प्रोग्राम टाइम प्रोवाइड किया। द अरेस्ट ऑफ द मोस्ट बिलोवेड पर्सन, इनका अरेस्ट ना होता, वो टाइम ना मिलता हमें। द टाइम इज प्रोवाइडेड बाय हिम, यू मस्ट बी ग्रेट एडमायरर। ही इज अरेस्टेड, वी मस्ट बी थैंकफुल टू गुरमीत सर, the time is provided and disengagement happened, everyone। अब 2017 में ही ब्रिक्स की समिट हुई, ब्रिक्स की 2017 में, डिसएंगेजमेंट के बाद 73 डेज के बाद। तो आपने एक चाइना का जेस्चर देखा होगा, जब भी डिसएंगेजमेंट होता है वो वर्ल्ड को ऐसे लीडर प्रोजेक्ट करता है, खुद खड़ा हो जाता बीच में अभय मुद्रा में। और दिखाता, प्रोजेक्ट करता है क्या, आई एम द वर्ल्ड लीडर। 2017 की ब्रिक्स हुई एंड दिस एंगेजमेंट फाइनली हैपेंड। अब
कुछ लोग कहते हैं कि चाइनीज आज भी डोकलाम में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये CIA की रिपोर्ट से है, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, और ऑफिशियली ये हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है नहीं मानती कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक वो है। तो इसे तो छोड़ो, जो हम ऑफिशियल नहीं मानते तो उसकी बात भी करना ठीक नहीं है। चलें आगे, चलिए अब भूटान आ जाते हैं दोबारा। भूटान की अगर बात करें फर्दर, कहां गया बेटा ये, भूटान की अगर बात करें तो वी आर द फ्रेंडशिप पार एक्सीलेंस। डोकलाम हुआ, अभी PM मोदी आपने सुना होगा भूटान की यात्रा पे गए, भूटान गए, उसके पीछे भी रीजन है। एक तो बात है 2020 में ही, अभी आपने देखा होगा 2020 में फर्दर चाइना ने अपना क्लेम जो है भूटान पे बढ़ाया है। वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब जगह अपना क्लेम बढ़ा देता है। चाइना में यही आदत है। वो इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स ऑफ चाइना। क्या कहते हैं? सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स ऑफ चाइना। ये हर जगह होती है। जैसे कोई दोस्त आपसे एकदम से ये ना मांगे कि 10 लाख की उधारी दे दे, 5-5 हजार रुपए लेकर जिंदगी में 30 लाख रुपए ले ले। सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाना और स्लाइस कर देना फ्रॉम द फॉरेन टेरिटरी। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। एवरीवन हुआ है क्या? तो PM मोदी अभी भूटान गए क्योंकि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स है वो भूटान पे काफी हावी है। भूटान को काफी लूर करने की कोशिश भी करी गई, लेकिन ये स्मॉल हिमालयन टाइनी नेशन ये अपनी दोस्ती हमेशा बरकरार रखे हुए है। एंड इंडिया मस्ट बी ऑब्लाइज्ड टू द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर एंड भूटानीज पीपल कि वो इतनी एट्रोसिटीज के बाद भी इंडिया का समर्थन करते हैं और इंडिया के साथ उनकी अच्छी बोनहोमी है। तो अभी PM मोदी 2023 में ही, मतलब 2024 में सॉरी, मार्च के करीब, मार्च 20-21 के करीब भूटान में ही थे। और PM मोदी को यहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, जिसे द्रुक ग्यालपो कहते हैं, उससे भी नवाजा गया। यह अलग बात है कि ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो 2021 में ही अनाउंस किया गया था। और हमने जो कोविड-19 क्राइसिस में 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन जो भूटान को दी, इसलिए हमें ये अवार्ड मिला है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ड्रुक ग्यालपो अवार्ड मिला है। चलें आगे। फर्दर भूटान में और भी चीजें हमने वहां जाके करी कि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, PM मोदी या उनसे पहले जो भी PM रहे हैं, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था, वी कैन चेंज आवर एनिमी बट वी कांट चेंज आवर नेबर। पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते, तो उनके साथ बोनहोमी में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस गवर्नमेंट की भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर नेबर। ठीक है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमने जो प्राइम मिनिस्टर है टीसरिंग टोब्गे, उनके साथ बहुत सारे कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करे। जैसे एक एग्रीमेंट साइन करा कंजर्वेशन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे, एनर्जी कंजर्वेशन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे, क्योंकि हम भूटान से बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं। तो भूटान होता क्या है, देखो होता क्या है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, भूटान की जो पावर प्रोजेक्ट है ये हम ही बनाते हैं और इनकी इलेक्ट्रिसिटी हम ही खरीदते हैं। तो देखा जाए इतना हम एहसान नहीं करते हैं इन पे, अपने ही पैसे लोन देते हैं, लोन के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज जो करते हैं उसमें लोन कटता रहता है। तो एक तरह से इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे साइन हुआ है। एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खोला गया है थिम्पू में, जो कि कैपिटल है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, थिम्पू से थोड़ा पहले है, पारो काफी खूबसूरत एयरपोर्ट है। नेक्स्ट आओ।
फर्दर अभी जो मेन डिस्प्यूट इसलिए है, अंदर की बात यह है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम वाया भूटान बनाना चाहते हैं। वो पहले मैं प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूं आपको, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वेट अ मिनट। ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है तवांग त्रासी ग्रांग सांगड्रुप जोंगखा गुवाहाटी बॉर्डर। वैसे नाम तवांग त्रासी ग्रांग है इस हाईवे का नाम जो है। एक्चुअली में अगर तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर तवांग मोनेस्ट्री भी है। अगर इससे हमें गुवाहाटी से, क्योंकि गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एक तरह से कल्चरल एंड एथनिक कैपिटल भी है पूरे नॉर्थ ईस्ट की, गुवाहाटी बड़ा शहर है। तो अगर हमें तवांग को गुवाहाटी से कनेक्ट करना है तो ऑल द वे हमें तवांग से सेला पास आना पड़ता है, और ये हिमालयन रोड्स हैं जिन्हें क्रॉस करके प्लेन्स ऑफ असम में आते हैं, ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करते हैं, गुवाहाटी में जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट ये हाईवे बना दे, ये देखो ऑलरेडी कनेक्टेड है, त्रासी ग्रांग से गुवाहाटी ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर हम तवांग से त्रासी ग्रांग कनेक्ट कर दे तो हमारा जो डिस्टेंस है बहुत शॉर्टर हो जाएगा। ये प्रपोज हाईवे है जो हम चाह रहे थे ये बने, लेकिन भूटान ने इस पे कुछ एप्रीहेंशंस दिखाई हैं। वो इसलिए है कि तवांग बॉर्डर एरिया चाइना का, यहां पे लॉजिस्टिक सप्लाई इस रोड से होना बड़ा मुश्किल होता है। तो दैट्स व्हाई लॉजिस्टिक सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट भी तब होगा जब शॉर्टकट हाईवे बनेगा, डायरेक्ट हाईवे बनेगा। और एक त्रासी ग्रांग से तो गुवाहाटी ऑलरेडी हाईवे है। वी हैव टू कनेक्ट द त्रासी ग्रांग टू द तवांग। एवरीवन, अभी सेला पास बोमडीला होते हुए, बोमडीला भी पास है, ठीक है। तेजपुर गुवाहाटी कॉरिडोर है, ट्रेडिशनल हाईवे ये है, ठीक है। चलिए आइए, तो हमने पीएम मोदी ने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है इस पे कुछ बाउंड्री इशू रेज करी है चाइना ने। भूटान भी नहीं चाहता है ऑल टुगेदर दुश्मनी लेना चाइना से। एक्चुअली में क्या है, आज क्या हो गया है, ये उसी तरह है जब भी दो कोई सुपर पावर बनने की कोशिश करता है, जैसे राइजिंग सुपर पावर कह सकते हैं आप चाइना को, इंक्लूडिंग राइजिंग ग्लोबल पावर आप कह सकते हैं इंडिया को। सुपर पावर तो नहीं, उसमें तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन वी आर राइजिंग ग्लोबल पावर, उसमें तो कोई एटलीस्ट हमारे रीजनल सुपर पावर तो हम है ही, जो साउथ एशिया में है, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे वी विल राइज टू द रैंक्स ऑफ सुपर पावर। अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी साउथ एशिया में कंट्री है, जितना भी हमारा नेबरहुड है, वो चाइना और इंडिया को बैलेंस करता है। अब उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट सीख लिया है कि ये दो सुपर जाइंट है और इनके बीच में जी छोटी छोटी कंट्री सैंडविच्ड है। तूने समझ में आ गया कि इन्हें बैलेंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू किसी की तरफ भी टिल्ट होना। ये चाइना से कोई एग्रीमेंट करते हैं तो साथ के साथ इंडिया से भी कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये चाइना को कुछ दे रहे हैं तो इंडिया को भी दे देते हैं। अब ये है कि उसमें होता क्या है, जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स ने बिल्कुल चाइना की तरफ जाकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है, जैसे नेपाल ने मारी थी, लेकिन अब उसे सबक आ गया। अब नेपाल बिल्कुल टिल्टेड हो गया था चाइना की तरफ कुछ दिन पहले तक, लेकिन नेपाल को समझ में आ गया कि एक बार हमने लासा को काठमांडू से जोड़ा, हमारी पूरी नेपाली मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट से फ्लडेड हो गई। जितनी भी छोटी मोटी एमएसएमई थी नेपाल में, द कनेक्टिविटी विद चाइना इज द लास्ट नेल इन देयर कॉफिन। तो नेपाल को यह समझ में आ गया है, इसलिए अब जितनी भी साउथ एशियन कंट्री है दे प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट। वो एकदम से ज्यादा टिल्टेड किसी की तरफ नहीं है। यू हैव टू नो दिस फैक्ट एवरीवन। तो ये हाईवे अभी डिस्प्यूटेड है, नहीं बना है। इंडिया देखो जल्दी बनाएगा, तवांग से त्रासी ग्रांग कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आए तो हाँ, हमने इनके 13 5 ईयर प्लान की भी बात करी है, क्योंकि 5 ईयर प्लान मोस्टली हम ही फंड करते हैं इनके।
ठीक है, तो इस पे भी बात करी है, और डेवलपमेंट असिस्टेंस भी इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, जो फाइनेंशियल है 2024 से 2029 तक चलेगा। फर्दर एक नई सिटी हम असम और भूटान बॉर्डर पे बना रहे हैं, जिनका नाम है गलेफू माइंडफुलनेस सिटी। क्या नाम है? गलेफू माइंडफुलनेस सिटी। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करके आए थे, और ये सिटी प्रपोज्ड है, बन रही है। ये असम और भूटान बॉर्डर पे है। चलिए, साथ के साथ 5th 5 ईयर प्लान में भी हमने 5,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया था, जो अराउंड 73% था पूरी भूटान की एक्सटर्नल ग्रांट, यानी जितने भी उन्हें पैसा बाहर से मिलता है 73% इंडिया ने दिया था। तो भूटान में रोड भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रोड बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो वहां पे लिखा रहता है इंडिया एंड भूटान फ्रेंडशिप रोड कितनी जगह। ठीक है, फिर बहुत सारे, अब क्या है देखो, है क्या यहां पर मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि यार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम भूटान और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना जाते हैं इन्वायरमेंट कंसर्न्स होते हैं, और वैसे भी ये छोटा हिमालयन फ्रेजाइल स्टेट है, यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने इतने सही नहीं है। तो हम किसी तरह डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को, डाइवर्सिफाई इन अदर फील्ड। जैसे हम, आपने अभी सुना होगा, जैसे हम बलेफू, या अभी देखा होगा, जैसे गलेफू माइंडफुलनेस सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है। ठीक है, माइंडफुलनेस सिटी। तो हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पावर प्लांट्स लिख लीजिए बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो लिख लीजिए सबसे पहले, देखो सबसे अगर बात करी जाए तो पहले तो 2 फेजेस में हम भूटान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उन्हें डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो है वो 2007 से पहले रहा है, क्योंकि 2007 से पहले यहां पे मोनार्की थी, लेकिन 2007 के बाद यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, यानी यहां पे संविधान आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो 2007 से पहले मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने ही बनाया था, लेकिन 2007 के बाद यह पैराडाइम चेंज हुआ है। तो देखा जाए तो सेकंड फेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर 2007 up to 2020. In this phase, target was to capture around 10,000 megawatt, 10,000 megawatt, 10,000 megawatt hydroelectric potential, hydroelectric potential. प्रोजेक्ट लिख लो, मंग देचू, चू का मतलब भूटान में रिवर होता है, इसलिए आप या तो चू रखे लिखे या फिर रिवर लिखे। ठीक है, चू रिवर लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कोलगेट वाला पेप्सोडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो लिख लो मांग देचू 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये 6 साल में, यानी 2007 के बाद ओनली पावर प्लांट है जो कंस्ट्रक्ट किया है इंडिया ने। उससे पहले तो काफी करे हैं, लेकिन अब जो है प्रोसेस थोड़ा डिले है। नेक्स्ट, पुनाट सांगचू लिख दे क्या? पी तो लिख दे, पुनाट सांगचू लिख लो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये 2000, ये लिखो 2250 मेगावाट, 2250 मेगावाट पुनाट सांगचू था फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन ये डिले हो गया है प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंट कंसर्न्स को लेकर, जियोलॉजिकल रीजन को लेकर इसे डिले कर दिया गया है। नेक्स्ट, खोलुंगचू
खोलुंगचू प्रोजेक्ट, खोलुंगचू पावर प्रोजेक्ट, ये ओनली पावर प्रोजेक्ट है जो हम दोनों ने, देखो होता क्या है, आप किसी भी कंट्री में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाइना और इंडिया अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है और कैसे हम चाइना से अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, वो ये है चाइना जहां भी इन्वेस्टमेंट करता है तो अपने पहले लेबर भेजता है, फिर इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, लोन से भी खाता है, उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट से भी खाता है, नहीं लोन चुका पाए तो आपकी इकोनॉमी और पॉलिटी को भी कंट्रोल करता है, इसे डेट ट्रैप कहते हैं। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर से ही डोमिनेट कर सकता है अभी, क्योंकि हमारे पास जो चाइना ड्रैगन की तरह जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो इकोनॉमिक कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है, सोशल और कल्चरल कैपिटल तो है। अरे यार कोई कितना ही पैसा दे दे, आदमी अपने मदर फादर थोड़ी नहीं बदलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मदर फादर हैं और वो हमारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब इमोशन से है। तो कल्चरल और सोशल कैपिटल से ही हम अभी एक राइजिंग और ग्लोबल पावर बन सकते हैं। जैसे हम चाइना को अगर इकोनॉमिक कंपीट करने जाए तो भूल जाओ, अभी तो नहीं हो सकता वो। और आप किसी से भी लोन लेंगे कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, आपकी पॉलिटी पे वो कंट्रोल करेगा ही करेगा। तो बेस्ट वे है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। अभी तो चाइनीज क्या करते हैं, अपने लेबर भेजते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भेजते हैं। इंडिया ने इसका एक रिप्लेसमेंट निकाला है, इंडिया ने कहा कि हम अब जॉइंट वेंचर करेंगे। जैसे ये खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फर्स्ट जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जिसमें हमारी SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम और ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, ड्रुक भूटान में है, ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, दोनों के बीच का जॉइंट वेंचर है। अब जॉइंट वेंचर होता है ना तो उससे फायदा होता है, कोई भी कंट्री ऐसे ऑपरेसिव फील नहीं करती है, एवरीवन। तो उनसे और हमारा जॉइंट वेंचर, लेकिन ये जॉइंट वेंचर था, लेकिन अभी अगर